जो लोग केरल स्टोरी को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, अब उनके लिए एक घटना तमाचा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसके बारे में टीवी मीडिया अखबारों में काफ़ी चर्चा चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जलालुद्दीन पकड़ा गया और ये पूरा मामला है क्या। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि हम इसे बाबा नाम से संबोधित नहीं करेंगे, क्योंकि इसी कारण से अच्छे संत बाबाओं के साथ भी ऐसी छवि जुड़ जाती है। जबकि जलालुद्दीन एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाना। बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का मामला सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये एक संगठित, सुनियोजित और बहुस्तरीय धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश है, जिसमें हनी ट्रैप, विदेशी फंडिंग, सरकारी तंत्र की मिलीभगत और महिलाओं के साथ क्रूरता का पूरा तंत्र शामिल था। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, छांगुर की कहानी की शुरुआत एक मुस्लिम युवक जलालुद्दीन से होती है। बचपन में वो बलरामपुर के गांव में साइकिल पर अंगूठी और ताबीज बेचा करता था। धीरे धीरे उसने खुद को पीर बाबा के रूप में स्थापित करना शुरू किया। ये वही दौर था जब उसने चमत्कार के नाम पर लोगों की बीमारियां दूर करने का दावा किया और खासकर हिंदू महिलाओं के बीच चमत्कारी बाबा के रूप में लोकप्रिय हो गया। छांगुर ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना पर काम किया। यूपी के बाहर, खासकर मुंबई और सऊदी अरब से उसकी नेटवर्किंग शुरू हुई। यहीं से उसे फंडिंग, विचारधारा और संगठन की ट्रेनिंग मिली। उसके बाद उसने बलरामपुर में एक आलीशान कोठी बनवाई, जहां से वो सारा ऑपरेशन चलाता था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शोरूम, ट्रस्ट और एनजीओ के नाम पर दर्जनों संस्थाएं थी। अब बात करते हैं उसके ऑपरेशन की। छांगुर ने अपने नेटवर्क में कुछ भरोसेमंद चेहरों को शामिल किया। नीतू रोहरा और उसका पति नवीन रोहरा। नीतू बनी नसरीन और नवीन बना जमालुद्दीन। धर्मांतरण के बाद छांगुर ने उन्हें विदेशों से फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी दी। इन लोगों का काम था लड़कियों को फंसाना, दस्तावेजों की हेराफेरी करना, मामले को कोर्ट में रफा दफा करना और मीडिया को भ्रमित करना। छांगुर और उसके साथियों ने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। मिट्टी पलटना, इसका मतलब था धर्मांतरण। प्रोजेक्ट का मतलब था टारगेट लड़की और काजल करने का अर्थ था ब्रेन वॉश। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें विशेष रूप से टारगेट पर हिंदू महिलाएं थी। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि इस रैकेट के जरिए करीब 1500 से 4000 हिंदू महिलाओं का जबरन या धोखे से धर्मांतरण करवाया गया है। सोचिए दोस्तों, 4000 हिंदू महिलाएं। ये महिलाएं अलग अलग जातियों से थी और उन पर अलग अलग रेट तय किए गए थे। ब्राह्मण या क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य वर्गों के लिए थोड़ा कम। ये पैसे विदेशी फंडिंग, हवाला और ट्रस्ट के जरिए आते थे। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस रैकेट का दायरा यूपी से भी बाहर फैला हुआ था। पुणे, नागपुर, गाजियाबाद, नेपाल सीमा और बंगाल तक इस नेटवर्क की शाखाएं थी। एटीएस की रिपोर्ट में यह भी सामने है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोगों से भी इनका संपर्क था और नेपाल में कई बैठकें भी, जिनका उद्देश्य भारत में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना के लिए स्लीपर सेल तैयार करना था। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं आ रहा है ना कि कैसे इतने लंबे समय तक ये रैकेट हमारे देश में चलता रहा। दरअसल जलालुद्दीन ने सरकारी विभागों में भी पैठ बना रखी थी। एसटीएफ की गोपनीय जांच में पुलिस से लेकर प्रशासन और सरकारी महकमों में छांगुर के शागिर्दों के बारे में पता चला। 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एडीएम ऑफिसर, 2 सीईओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध रूप में सामने आई। फिलहाल इनकी भूमिका को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि लड़कियों को फंसाता कैसे था, तो जानिए कि इस पूरी साजिश में हनी ट्रैप एक महत्वपूर्ण हथियार था। गाजियाबाद में बदार अख्तर सिद्दीकी नाम का एक शख्स इस काम में माहिर था। वो नकली पहचान बनाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता, उनसे शारीरिक संबंध बनाता और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनका धर्मांतरण करवाता। सोचिए, एक ही परिवार से 6 लड़कियों ने उस पर फंसाने के आरोप लगाए हैं। अब जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये साम्राज्य ढह चुका है और उसके करीबी भी जांच एजेंसियों के सामने राज उगलने लगे हैं। छांगुर की सबसे करीबी नसरीन ने एटीएस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि कैसे 4 महीने में उसके खातों में 14 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई। उसने ये भी बताया कि कैसे छांगुर की कोठी में लड़कियों को जबरदस्ती रोका जाता, उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ाई जाती और तैयार किया जाता, और कैसे हिंदू लड़कों को टारगेट बनाने के लिए लव के लिए उन्हें तैयार किया जाता। नसरीन ने यह भी बताया कि छांगुर अक्सर खुद को अल्लाह का बंदा बताकर लड़कियों को मानसिक रूप से कमजोर करता था। उन्हें शिफा देने के बहाने छूता, फिर धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अपने काबू में करता। कई बार लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर उनका शोषण किया जाता और वीडियो बनाए जाते। बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और इस्लाम कबूल करवाने के लिए किया जाता। 5 जुलाई 2025 को जब एटीएस और एसटीएफ की टीमों ने छांगुर की कोठी पर छापा मारा, तो वहां से विदेशी दस्तावेज, लाखों रुपए की नकदी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्रेन वॉशिंग किताबें और हवाला के सबूत बरामद हुए। एटीएस ने जब इस कोठी को ध्वस्त किया तो ये भी पता चला कि ये जमीन सरकारी ही थी और कब्जा करके उस पर एक आलीशान हवेली खड़ी की थी। अब ये मामला सिर्फ यूपी पुलिस या एटीएस का नहीं रहा, ईडी और एनआईए भी इसमें शामिल हो चुके हैं। 500 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग की जांच चल रही है। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और स्विस बैंक तक इसकी जांच पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज जलालुद्दीन सलाखों के पीछे है। उसका साम्राज्य टूट चुका है, उसकी हवेली मलबे में बदल चुकी है और उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन सवाल अब भी ये कायम है कि इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा।
किसने इसकी इतनी मदद की, किसने आंखें मूंदी? और जो लोग अब भी केरल स्टोरी जैसे फिल्मों को घृणा फैलाने वाला फिक्शन कहते हैं, उन्हें ये केस एक आईना दिखाता है कि जब तक हम इस तरह की योजनाबद्ध साजिशों को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करते रहेंगे, तब तक कई और जलालुद्दीन इस वैचारिक जहर से समाज को खोखला करता रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।